सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम और जो लास्ट जो संविधान संशोधन अभी हाल ही में हुआ है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये दो संविधान संशोधनों के बारे में अपने को पढ़ना है। कैसे कैसे ये संविधान संशोधन रखे गए, किन मुद्दों को लेकर ये संविधान संशोधन रखे गए, इनमें क्या कुछ उल्लेखनीय मुद्दे थे, उन सब पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इन संविधान संशोधनों को शुरू करने से पहले कुछ मित्रों के प्रश्न हैं, थोड़ा सा उनको हल कर देना चाहता हूं मैं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 इयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। पिछली वीडियो में सिक्किम राज्य के
गठन को लेकर एक प्रश्न किया था किसी मित्र ने। हालांकि अगर आप मेरी जो 10 नंबर वीडियो है अपने मेरी जो प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने जो भारत संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उसमें मैंने सिक्किम राज्य के गठन को लेकर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि कैसे कैसे सिक्किम पहले सहराज्य बनाया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया, फिर बाद में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे दिया गया, वो सब कुछ क्लियर मैंने कर रखा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए इसको दोबारा बता रहा हूँ। देखिए मित्रों, 35वां संविधान संशोधन हमने किया था 1975 में, और इस संविधान संशोधन के तहत हमने सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया था। सिक्किम को हमने क्या बनाया? सहराज्य। अब सिक्किम को हमने सहराज्य क्यों बनाया, पहले इसके पीछे की कहानी देखते हैं। जब हम भारत संघ की बात करते हैं, भारत संघ, और हम बात करते हैं कि भारत संघ में क्या कुछ आता है, तो इसमें 3 चीजें आती है। एक तो इसमें आते हैं राज्य यानी कि स्टेट्स, एक इसमें आते हैं यूनियन टेरिटरीज यानी कि संघ शासित क्षेत्र, जो संघ शासित क्षेत्र है वो, और तीसरा इसमें आता है अर्जित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनको हमने अर्जित किया है। अगर कोई बाह्य क्षेत्र है वो भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है, उसको हम अर्जित क्षेत्र में रखेंगे और वो भारत संघ का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन कुछ एक ऐसी परिस्थितियां थी, सिक्किम को हम डायरेक्ट नहीं अधिग्रहित कर सकते थे, इसलिए हमने पहले सिक्किम को मिलाने के लिए 35वां संविधान संशोधन किया, और इसके तहत सिक्किम को हमने हमारा स्टेट का दर्जा नहीं दिया, हमने इसको रखा एसोसिएट स्टेट के रूप में, सहराज्य, कि सिक्किम जो है वो भारत का सहराज्य है। अब सहराज्य बनाने के लिए हमने क्या किया, अगर हम बात करते हैं हमारे जो अनुच्छेद 2 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है कि भारत संघ में क्या कुछ शामिल है? राज्य है, संघ शासित क्षेत्र है और अर्जित क्षेत्र है। और लेकिन हम यहाँ पे चौथी कैटेगरी क्रिएट कर रहे थे, तो इसके लिए हमने क्या किया, अनुच्छेद 2 में संशोधन करके अनुच्छेद 2A जोड़ दिया और उसमें रख दिया हमने सहराज्य शब्द को। यानी कि अब 4 कैटेगरी हो गई थी, राज्य, संघ शासित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र और सहराज्य। और इस सहराज्य में हमने किसको रखा था? सिक्किम को। ये सब कुछ किया हमने 35वां संविधान संशोधन 1975 के बाद के तहत। फिर हमने किया 36वां संविधान संशोधन, ये भी 1975 में किया, और इसके तहत हमने क्या किया था, हमने अनुच्छेद 2A को हटा दिया। जब 2A को हटा दिया, सहराज्य शब्द भी हट गया, तो सिक्किम अपने आप ही भारत का पूर्ण राज्य बन गया। तो ये बात मैंने जो वीडियो है संघ राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, उसमें मैंने इस बात को पूरे अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो जब हम संविधान संशोधन की बात कर रहे थे पिछली वीडियो में, तो मैंने यही कहा था कि 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने 2A को हटा दिया था, तो एसोसिएट स्टेट शब्द अपने आप हट जाता है और सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है। तो हालांकि वैसे किसी राज्य को भारत में मिलाने के लिए हमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कुछ खास परिस्थितियां थी, इसके लिए हमने 2 बार अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया। पहली बार हमने 35वां संविधान संशोधन करके इसको सहराज्य का दर्जा दिया, फिर 36वां संविधान संशोधन करके सहराज्य का दर्जा हटा दिया और इसको हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, और भारत का वो एक राज्य बन गया, पूर्ण राज्य बन गया। ये हमने 35वां 36वां संविधान संशोधन दोनों सिक्किम के संदर्भ में किए थे। अब हम करते हैं हमारा 103वां संविधान संशोधन क्या है। मित्रों, जब हम पढ़ रहे थे मंडल आयोग, हमने कई बार इसका जिक्र कर लिया है। जब हम अनुच्छेद 16 पढ़ रहे थे तब वहाँ पे मैंने काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था। फिर जब हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहे थे, वो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने मंडल आयोग, उसकी सिफारिशें क्या थी, किन परिस्थितियों में मंडल आयोग का गठन किया गया है ना, उसके क्या कुछ प्रावधान थे, क्या कुछ अनुशंसाएं थी, हमने सारी बात की थी। हम यहाँ पे हल्का सा जिक्र दोबारा करते हैं कि जब मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों का अध्ययन करके ये रिकमेंडेशन दी कि पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण देना चाहिए, और बाद में सरकार ने 27% आरक्षण इनको दिया। लेकिन पीवी नरसिम्हा सरकार ने क्या किया था मित्रों, पीवी नरसिम्हा सरकार ने इसके साथ ही 1991 में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण स्वर्णों के लिए दे दिया। ये अभी जो वर्तमान में स्वर्णों को यानी कि EWS के रूप में जो 10% आरक्षण है, ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है। जब पीवी नरसिम्हा सरकार ने
पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण जब मिला था, उसके साथ उन्होंने कहा कि भाई जो स्वर्ण हैं, जो पिछड़े हुए स्वर्ण हैं, या यूं कहें कि जो गरीब स्वर्ण हैं, जनरल कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, उनको सरकारी नौकरियों में शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया जा रहा है। स्वर्णों को मिलने वाला ये जो 10% आरक्षण था, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी के केस में। इंदिरा साहनी के केस में इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया 1992 में, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था और उसने निर्णय दिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना बिल्कुल असंवैधानिक है, क्योंकि पिछड़ेपन के दो ही आधार हैं, एक तो है सामाजिक पिछड़ापन और दूसरा है शैक्षणिक पिछड़ापन। यानी या तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को ही पिछड़ा माना जाएगा। आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन का उल्लेख हमारे संविधान में है ही नहीं, और जब आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन का उल्लेख ही नहीं है तो आप 10% आरक्षण नहीं दे सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, क्या कहा था कि नंबर 1 पिछड़ापन का मतलब क्या होगा, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन। नंबर 2 ये कहा था कि जो आरक्षण की अधिकतम सीमा होगी वो किसी भी तरीके से 50% को क्रॉस नहीं करेगी, और उस समय जो आरक्षण था वो एससी के लिए था 15%, एसटी के लिए था 7.5% और ओबीसी के लिए मित्रों ये आरक्षण था 27%। इस तरीके से 49.5% आरक्षण मिला हुआ था। अब हम बात करते हैं कि जो 103वां संविधान संशोधन है उसके तहत क्या प्रावधान हुए। पहले बात क्लियर कर ली कि पीवी नरसिम्हा सरकार ने स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया था आर्थिक आधार पर, पिछड़ापन के आधार पर, लेकिन चूंकि पिछड़ेपन का उल्लेख हमारे संविधान में था ही नहीं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, और सिर्फ चैलेंज ही नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए इसको रद्द कर दिया। अब मोदी सरकार ने वर्तमान में 103वां संविधान संशोधन किया है, और उसके तहत जो जनरल कैटेगरी के आर्थिक आधार पर पिछड़े लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया है, ये आप सबको पता है। लेकिन कैसे? जब पीवी नरसिम्हा सरकार ने 10% आरक्षण दिया था तो उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने 10% आरक्षण दिया है तो इसको रद्द नहीं किया जा सका। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके द्वारा क्या किया गया, 103वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत पहले उस शब्द को जोड़ा गया जिस आधार पर इंदिरा साहनी केस लड़ा गया था, यानी कि आर्थिक पिछड़ापन। हमारे संविधान की अगर बात करें तो हमारे संविधान में मित्रों आरक्षण जो है वो 3 प्रकार का आरक्षण है। संविधान में कितने प्रकार का आरक्षण है? 3 प्रकार का। देखिए कौन कौन सा है। पहला है शैक्षिक आरक्षण, एजुकेशनल रिजर्वेशन। दूसरा है सरकारी नौकरियों में आरक्षण, पब्लिक एम्प्लॉय में जो रिजर्वेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तीसरा है राजनीतिक आरक्षण, यानी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजनीतिक आरक्षण। अब शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण की बात करें तो एक आर्टिकल है 15(4) और 15(4) ये कहता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक, देखिए 2 शब्द है यहां पर, क्या लिखा हुआ है, एक तो है सामाजिक और दूसरा है शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, उनको आरक्षण दे सकता है, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के संदर्भ में उनको आरक्षण मिल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए आरक्षण है, यानी कि किसी शिक्षण संस्थान में जब एडमिशन होगा, प्रवेश होगा, तब जो शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, उनके लिए अलग से सीट रिजर्व की जा सकती है, ऐसा लिखा गया 15(4) में। फिर हम बात करते हैं 16 में, और 16 में भी क्लॉज 4 है। 16(4) में ये लिखा गया है कि ऐसे वर्ग जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, यानी कि सरकारी नौकरियों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसके लिए क्या करेगा राज्य, उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। उसके बाद राजनीतिक आरक्षण में अनुच्छेद 330 है, अनुच्छेद 331 है, 332 है, 333 है, 334 है, इसका हम जिक्र करेंगे बाद में।
अब जब 103वां संविधान संशोधन हुआ, वो जो बिल रखा गया था वो था 124वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019। इसको जब संसद में रखा गया तो मोदी सरकार ने पहला ये प्रयास किया था कि पहले हम एक शब्द जोड़ें संविधान में, आर्थिक पिछड़ापन, क्योंकि जब तक हम आर्थिक पिछड़ापन शब्द ही नहीं जोड़ेंगे तब तक हम आरक्षण दे ही नहीं सकते। तो 15 में संशोधन करके एक और धारा जोड़ दी गई जिसको बोला 15(6). अब उसमें क्या कर दिया गया, देखिए 15(4) में क्या था, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, और 15(6) में लिख दिया आर्थिक पिछड़ापन। यानी आर्थिक आधार पर जो लोग पिछड़े हुए हैं, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसी तरीके से 16 में 16(4) में, और इसमें 16(4) था ये, इसमें एक और क्लॉज जोड़ दिया 16(6), और 16(6) में शब्द जोड़ दिया आर्थिक पिछड़ापन। यानी कि राज्य आर्थिक आधार पर जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान कर सकेगा। यानी अब इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अब अगर आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाता है तो हम इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन शब्द हमारे संविधान में उल्लेखित हो चुका है। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसके तहत मुख्यतः दो ही अनुच्छेदों की बात करेंगे, 15(6) और 16(6). ये दो अनुच्छेद जोड़कर दोनों में एक ही शब्द लिखा है, आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन, और इस आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर मित्रों आरक्षण दे दिया गया। कितना, 10% आरक्षण दे दिया गया EWS को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो थे, यानी कि जो आर्थिक आधार पर पिछड़ा हुआ सामान्य वर्ग है उनको 10% आरक्षण दे दिया, शिक्षण संस्थाओं में भी और सरकारी नौकरियों में भी। और ये सब कुछ मिला है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसमें इतना ही पढ़ना है, 103वां संविधान संशोधन में इतना ही प्रावधान है। अब हम देखते हैं 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है मित्रों 104वां संविधान संशोधन। और 104वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये जो बिल संसद में रखा गया था ये था 126वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। और जब ये पारित हो जाता है तो ये हो जाता है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध भी रिजर्वेशन से है। 103वां संविधान संशोधन के तहत जो जनरल वर्ग है उसके लिए 10% आरक्षण हमने दिया है, प्रावधान किया है। जनरल वर्ग को 10% आरक्षण आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर। लेकिन जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें कुछ लोगों को आरक्षण मिला है जो कि पहले से मिला हुआ था, और कुछ समुदायों का, कुछ वर्गों का आरक्षण समाप्त हुआ है। यानी 103वां और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम दोनों का संबंध ही आरक्षण से है। 103वें संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण दिया गया है और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ वर्गों का आरक्षण छीना गया है। वो क्या है वो हम देखते हैं। मित्रों अभी मैंने बताया आपको कि जो आरक्षण है, आरक्षण 3 प्रकार का होता है। मैं आपको दोबारा से बता दूं कौन कौन सा। पहला होता है मित्रों शैक्षणिक या शैक्षिक आरक्षण, एजुकेशनल रिजर्वेशन। दूसरा होता है मित्रों सरकारी नौकरियों में आरक्षण। और तीसरा होता है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजनीतिक आरक्षण, यानी कि लोकसभा विधानसभा की सीटों में SC ST जो अन्य वर्ग हैं उनके लिए कितना कितना आरक्षण है। इसको तो मैंने क्लियर कर लिया। 15(4) में आरक्षण का उल्लेख है, 15(6) में आरक्षण का उल्लेख है, अभी हमने क्लियर किया। 16(4) में आरक्षण का उल्लेख है, 16(6) में आरक्षण का उल्लेख किया गया, हमने पढ़ा। जो राजनीतिक आरक्षण है मित्रों उसमें कौन कौन से पहले अनुच्छेद हम देखते हैं। इसमें अनुच्छेद 330, 331, 332, 333 और 334, इन अनुच्छेदों की हमने बात करनी है। यानी कि 104वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो डायरेक्टली पॉलिटिकल रिजर्वेशन से है। इसमें शैक्षणिक आरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान का संबंध नहीं है।
अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 104वां संविधान संशोधन का संबंध किस प्रकार के आरक्षण से है, उसमें आ जाएगा शैक्षणिक आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी नहीं होगा, केवल और केवल राजनीतिक आरक्षण। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक आरक्षण के संदर्भ में क्या प्रावधान पहले थे और क्या प्रावधान अब किए गए। मित्रों, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सदियों से प्रताड़ित रहे हैं, जो दबे कुचले रहे हैं, जिनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, जिनको समाज की मुख्य धारा में कभी जुड़ने ही नहीं दिया गया या फिर वो जुड़ ही नहीं सके और अब तक उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या किया जाए, राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान किया जाए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण मात्र से कुछ नहीं होगा, यानी कि सत्ता में भी उनका कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए। लोकसभा की कुछ सीटें उनकी रिजर्व होनी चाहिए, विधानसभा की कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए, ताकि वहां पर उसी समुदाय विशेष के लोग ही चुनाव लड़ सकें। तो इसके लिए हमने जो राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान किया उसमें हमने 3 कैटेगरी को यहां पर लिखा कि एससी को आरक्षण मिलना चाहिए, एसटी को आरक्षण मिलना चाहिए और एक इसमें लिखा मित्रों एंग्लो इंडियन को भी आरक्षण मिलना चाहिए। एंग्लो इंडियन, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और एंग्लो इंडियन। पहले हम देखते हैं कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका पिता, दादा, परदादा या फिर पितृपक्ष का कोई भी व्यक्ति यूरोपियन है। यूरोपियन का मतलब केवल ब्रिटेन या इंग्लैंड नहीं है, पूरा यूरोप। पूरे यूरोप में कहीं से भी अगर वो उसका पितृपक्ष का कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की सभी जो वंशज होंगे, सभी जो संतानें होगी वो एंग्लो इंडियन कहलाएगी। और एंग्लो इंडियन के लिए हमने आरक्षण दे रखा है, लोकसभा में भी आरक्षण और विधानसभा में भी इनका आरक्षण। लोकसभा में इनके लिए 2 सीटें रिजर्व हैं, हर एक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन अगर निर्वाचित हो गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर निर्वाचित नहीं होते तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। और इसी तरीके से विधानसभा में भी 1 एंग्लो इंडियन, हर एक विधानसभा में 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रहेगी अगर वहां पर आंग्ल भारतीय जनता है, क्योंकि आंग्ल भारतीय जनता का ही प्रतिनिधित्व करने के लिए हम इसको मनोनीत कर रहे हैं। लेकिन अगर आंग्ल भारतीय जनता ही नहीं है तो फिर इसको मनोनीत करने का उल्लेख भी नहीं होगा। तो ये हमने प्रावधान कर रखा था। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में एससी के लिए सीटें थी 84 और एसटी के लिए सीटें थी 47 रिजर्व, जो कि अब भी है। एससी की अगर हम जनसंख्या की बात करें, लगभग, मैं यहां पे फिक्स आंकड़ा नहीं बताऊंगा, 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो लगभग 20 करोड़ और 13 लाख समथिंग है, लेकिन अपने 20 करोड़ मान के चलो कि लगभग 20 करोड़ जो जनता है वो एससी की है और एसटी की है 10 करोड़। वैसे लगभग 10.5 करोड़ हो जाती है, आप 10 करोड़ मान के चलिए। लगभग 10 करोड़ जो जनता है वो शेड्यूल ट्राइब से है और इस जनसंख्या के अनुपात में उनका यूं कहें कि सरकारी नौकरियों में, शिक्षा के क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व नहीं था, इसके लिए उनको राजनीतिक आरक्षण हमें देना पड़ा। तो लोकसभा की 84 सीटें तो एससी के लिए रिजर्व है और 47 सीटें रिजर्व एससी के लिए, एसटी के लिए और 2 सीटें रिजर्व थी आंग्ल भारतीय के लिए। और अगर मित्रों हम बात करते हैं राज्य विधानसभाओं की, तो लगभग 4120 विधायक हैं, जिनमें से 614 सीटें विभिन्न राज्यों में टोटल मिलाकर एससी के लिए रिजर्व की हुई है और 554 सीटें एसटी के लिए रिजर्व की हुई है। और मैंने कहा है कि 1 जो सीट होगी वो एंग्लो इंडियन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी प्रत्येक विधानसभा में। तो ये था हमारा जो एंग्लो इंडियन का एससी और एसटी का आरक्षण। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं, अब उसकी बात करनी है। आपको इतनी बात क्लियर होगी। मैं दोबारा बता देता हूं, 3 प्रकार का आरक्षण, शैक्षणिक, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और राजनीतिक आरक्षण। और 104वां संविधान संशोधन का संबंध है राजनीतिक आरक्षण से। अब राजनीतिक आरक्षण में क्या क्या था? राजनीतिक आरक्षण में एससी के लिए 84 सीटें,
एसटी के लिए 47 सीटें लोकसभा में और एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें रिजर्व थी, यानी 84, 47 और 2 ये 3 सीटें रिजर्व थी। ये इसी कैटेगरी से ही होंगी। टोटल 4120 विधायक हैं विभिन्न विधानसभाओं में। जितनी विधानसभाएं हैं उनको मिला दें तो 4120 विधायक बनते हैं। उसमें से सारी विधानसभाओं में से 614 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं और 554 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं और प्रत्येक विधानसभा में 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रहेगी। ये प्रावधान है। और 104वें संविधान संशोधन के बाद इसमें क्या कुछ चेंजेस होते हैं वो अपने को देखने हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, अधिक से अधिक कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आपके जो कमेंट होते हैं चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, हमें उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा उत्साह में वृद्धि होगी और अगर आपका नेगेटिव फीडबैक है तो हमें सुधार की गुंजाइश मिलती है कि इसमें थोड़ा सा हमें सुधार करना चाहिए। तो आप अधिक से अधिक कमेंट किया करें। अब हम लौटते हैं हमारे मुद्दे पर। हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 330 की। हम पहले देखते हैं इनमें क्या है। 330, 331, 332, 333 और 334। 330 में लिखा है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कुछ सीटें रिजर्व रहेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी है, 84 और 47। ये लिखा हुआ 330। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा में एससी और एसटी को जो आरक्षण प्राप्त है वो किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है, तो है 330। 331 के तहत लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रहेगी। ये प्रावधान है 331 में। प्रश्न पूछा जाए कि एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था, जो आरक्षण था, वो लोकसभा में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उनको प्राप्त था, तो आर्टिकल 331। 332 में जो राज्य विधानसभाएं हैं उसमें एससी और एसटी के आरक्षण का उल्लेख है। यानी राज्य विधानसभाओं में जो एससी एसटी को आरक्षण है वो किस आर्टिकल के तहत है, 332। 333 में राज्य विधानसभाओं में 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रहेगी, इसका प्रावधान है। और 334 में ये लिखा गया है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 वर्षों तक ये आरक्षण प्राप्त होगा। यानी आरक्षण मूल रूप में कितने समय तक था, 10 वर्ष। और 10 वर्ष का मतलब क्या होगा मित्रों, 25 जनवरी 1960, यानी कि इस दिन से एक दिन पहले 10 साल, 25 जनवरी 1960 तक ये आरक्षण प्राप्त था। समझ रहे हैं। लेकिन बाद में आपको पता होगा कि अनुच्छेद 334 में हमने संशोधन करते इसको 40 फिर 50 वर्ष के लिए बढ़ाया, फिर 60, 70, 80 इसको लगातार बढ़ा रहे हैं। और 104वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन करके इस आरक्षण को, जो कि 70 वर्षों तक प्राप्त था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 80 वर्ष। यानी 334 में मिलने वाला आरक्षण अब 25 जनवरी 1930 तक मिलेगा। लेकिन ये आरक्षण किस किस को मिलेगा मित्रों, ये आरक्षण मिलेगा एससी एसटी को लोकसभा में, एससी एसटी को विधानसभा में। एंग्लो इंडियन का आरक्षण इस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यानी 331 में मिलने वाला आरक्षण समाप्त है, 333 में मिलने वाला आरक्षण समाप्त है। क्योंकि ये उल्लेख किया गया कि एससी की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 20 करोड़ है, एसटी की बात करें तो लगभग 10 करोड़ है। लेकिन अगर एंग्लो इंडियन की बात करें तो इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है और बहुत ही कम है, तो इनके लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया है। बाकी लोकसभा में एससी एसटी और राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी का आरक्षण को 25 जनवरी 1930 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 79वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने किया 1999 में, और इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 334 के तहत जो आरक्षण मिल रहा था, यानी कि जो 50 वर्ष तक के लिए था, उसको बढ़ा दिया गया 60 वर्ष तक। 79वां संविधान संशोधन के द्वारा
1999 द्वारा अनुच्छेद 334 में जो आरक्षण था उसको 60 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया। यानी SC, ST और एंग्लो इंडियन को आरक्षण कब तक मिलेगा? 60 वर्षों तक। 60 वर्षों तक मतलब 25 जनवरी 2010 तक ये आरक्षण मिलेगा, यानी 60 वर्ष तक हो गया। फिर उसके बाद हमने किया 95वां संविधान संशोधन। 95वां संविधान संशोधन 2010 में किया और इसके द्वारा जो अनुच्छेद 334 में आरक्षण था जो 60 वर्षों तक था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया मित्रों? 70 वर्ष तक। यानी कि यह आरक्षण अब कब तक मिलेगा? 25 जनवरी 2020 तक। और अभी ये 2020 में समाप्त होने वाला था, तो हमने मित्रों किया 104वां संविधान संशोधन और 104वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 334 में मिलने वाले आरक्षण को 70 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 80 वर्ष। यानी आरक्षण मिलेगा 25 जनवरी 2030 तक। लेकिन इसमें एक बात देखने लायक है कि जो आरक्षण 10-10 वर्ष के लिए बढ़ रहा था वो SC, ST और एंग्लो इंडियन तीनों के लिए बढ़ रहा था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो हमने आरक्षण बढ़ाया है वो सभी के लिए नहीं है, वो केवल और केवल SC और ST के लिए है। एंग्लो इंडियन के आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 में मिलने वाला आरक्षण समाप्त हो गया है। तो यह है मित्रों हमारा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके साथ ही हमारे संविधान संशोधनों की ये जो लड़ी चल रही थी, हमने प्रमुख जो संविधान संशोधन थे उनके बारे में जिक्र कर लिया है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इसको अध्ययन किया है, बहुत अच्छे से इसको आत्मसात किया होगा और ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो हम शुरू करने वाले हैं मित्रों, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे हम एक वीडियो तैयार करेंगे। केंद्र राज्य संबंध, उस संदर्भ में कौन कौन से आयोग बनाए गए उन सब का हम जिक्र करेंगे। और उसके बाद प्रमुख जो वाद हैं, जो केसेस हैं, हम उनकी बात करेंगे। जैसे केशवानंद भारती है, PUCL है, मिनर्वा मिल्स केस है, ये सब जो केस हैं इंपॉर्टेंट केस हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके साथ मित्रों आज की अपनी जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।